नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति। समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति का मतलब हुआ कि समुद्रगुप्ता के बारे में किन किन तरीके से लोग लिखते थे, समुद्रगुप्ता को किस किस तरीके से लोग याद रखते थे, है ना, इनके बारे में ही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति का मतलब हुआ कि समुद्रगुप्ता के बारे में लोग दीवालों पर, पिलरों पर किन किन चीज़ों को लिखा करते थे, समुद्रगुप्ता के बारे में किन किन प्रकार से लोग एकदम बड़ाई करते थे कि ये महान राजा हैं, इस प्रकार के, उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। उस समय के ज़माने में जो कवि हुआ करते थे वो अपने राजा को बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से पुकारा करते थे। मतलब उस समय के कवि लोग अपने राजा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द से अपने राजा को पुकारते थे। जैसे पहला है एज अ वॉरियर। वॉरियर का मतलब हुआ, मतलब उस समय पे कवि लोग अपने राजा को क्या बोलते थे, वॉरियर बोलते थे। वॉरियर का मतलब हो गया एक तरीके से बहादुर, बहुत बहादुर सैनिक, योद्धा। समझ रहे बात को? इससे क्या होता था बताओ? इससे ये होता था कि जो लोग, जो कवि थे, जो पोएट थे, वो एक तरीके से अपने राजा के प्रति क्या दिखा रहे हैं, रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। मतलब कवि जो है वो राजा को वॉरियर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपने राजा को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। समझ रही है बात? तो उस समय के कवि लोग अपने राजा को वॉरियर बोलते थे कि हमारा राजा एकदम महान है, बहुत बड़ा योद्धा है। इंग्लिश में वॉरियर बोलते थे हम लोग, ठीक है। और क्या बोलते थे भाई, एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल। यहाँ तक के कवि लोग ये भी बोलते थे अपने राजा के प्रशंसा में कि हमारा जो राजा है ना, बहुत सारे युद्ध को जीत लिए हैं लड़ाई में, मतलब महान राजा है, इसमें कोई बड़ा, मतलब कोई शक नहीं है, बहुत महान राजा है। द किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब मेरा ऐसा राजा है जिन्होंने लड़ाई में अपना लड़ाई जीत लिया है, बहुत महान राजा है, कहीं भी जाते हैं लड़ाई जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस समय के कवि अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अलग अलग शब्दों का उच्चारण करते थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर, किंग इज इक्वल टू द गॉड। यहाँ तक के कवि लोग ये भी बोलते थे कि राजा जो है हमारा वो भगवान के बराबर है। सोचो, तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि उस समय के ज़माने में कवि लोग किस किस अलग अलग अंदाज में अपने राजा को लोग याद रखते थे, किस तरीके से पुकारते थे। समझ मारिए बात। और ये सब हम लोगों को कैसे पता? ये सब हम लोगों को पता है इलाहाबाद के अलग अलग पिलरों पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन से। उसको हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोगों को पता चला कि समुद्रगुप्ता के बारे में उनके पोएट लोग, उनके कवि लोग कितने अच्छे अच्छे विचार रखते थे। तो यदि कोई पूछे आपसे कि बताइए कि समुद्रगुप्ता को लोग किस तरीके से याद रखते थे, मतलब उस समय पे पोएट लोग समुद्रगुप्ता को किन किन नामों से पुकारा करते थे, मतलब उनके प्रशंसा में, उनके तारीफ में क्या क्या बोला करते थे। तो पहला आप बोलेंगे एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, और तीसरा बोलेंगे किंग इज एज इक्वल टू दी गॉड्स, मतलब भगवान के बराबर है हमारा राजा। उस समय के कवि लोग ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनको राजा को क्या देना होता था, रेस्पेक्ट देना होता था, ठीक है। आगे उसके बाद है हरिसेना। अच्छा बताइए जल्दी, हरिसेना कौन था? हरिसेना वही व्यक्ति था, बताओ जल्दी पहला, हाँ बताओ बताओ। हरिसेना समुद्रगुप्ता का एक मिनिस्टर था। बिल्कुल, हरिसेना एक बहुत बड़े पोएट भी थे, ध्यान रखिएगा, पोएट आपने छोड़ दिया। हरिसेना एक बहुत बड़े पोएट थे, मतलब कविता विविता लिखते थे। और हरिसेना समुद्रगुप्ता के दरबार में एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी थे, मतलब मंत्री थे, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ताज पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। हरिसेना जो कि समुद्रगुप्ता के दरबार में एक बहुत बड़े मंत्री थे और एक बहुत बड़े पोएट भी थे, उन्होंने 4 प्रकार के राजाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। और उन चारों प्रकार के राजाओं के ऊपर समुद्रगुप्ता का क्या भाव था, वो क्या चाहते थे, वो भी इसमें लिखा हुआ है। समझ मारिए बात। तो अच्छा बताओ, ये सब हम लोगों को कहाँ से पता चल रहा है? ये सब हम लोगों को प्रशस्ति से पता चल रहा है। मतलब कि इलाहाबाद में जो अलग अलग अशोका का पिलर है, वहाँ पे अलग अलग मतलब अशोका का जो पिलर है उस पर ये सब बातें लिखे हुए हैं। तो उस पिलर पे हरिसेना ने लिखवाया था कि हमारे राजा ने 4 जगह के राजा को अपने कंट्रोल में करके उनके ऊपर ये हुक्म चलाते थे। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हरिसेना ने 4 अलग अलग प्रकार के राजा के बारे में जिक्र किया है।
मतलब 4 अलग अलग जगह के राजा के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, और उन चारों राजा के प्रति समुद्रगुप्ता का क्या विचार होता था उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चले चारों को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त मतलब आर्यवर्त के राजाओं के बारे में पहले यहाँ पे जिक्र होगा, ठीक है। देयर वेयर 9 रूलर्स हु वेयर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वेयर अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर। आर्यवर्त में 9 राजा थे, उन 9 के 9 राजा को युद्ध में हरा दिया गया और पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा जगह समुद्रगुप्ता अपने अंडर में ले लिए। तो ये यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं हरिसेन हम लोगों को कि समुद्रगुप्ता वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। तो आर्यवर्त में 9 राजा थे, उन 9 राजा को समुद्रगुप्ता ने हराया और उन सारे इलाका को अपने अंदर में ले लिया। इससे यह पता चल रहा है कि समुद्रगुप्ता बहुत बड़े राजा थे उस समय पे। समझ में आ रही है बात? 9 के 9 को हरा दिया। सोचो, जो आर्यवर्त में 9 राजा हुआ करते थे अलग अलग जगह पर, उन सभी को हरा दिया। उसके बाद द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ, द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ, देयर वर 12 रूलर्स, they surrendered to समुद्रगुप्ता after defeated and then allowed them to rule again। दक्षिण पथ में 12 राजा को 12 मतलब दक्षिण पथ में 12 राजा थे, उन 12 के 12 राजाओं ने समुद्रगुप्ता के आगे सरेंडर कर दिया। बोला हुजूर हम आपके सामने कुछ नहीं है, आप बहुत महान हैं, हम बहुत कम पावरफुल हैं। कहने का मतलब दक्षिण पथ में 12 राजा थे जिन्होंने समुद्रगुप्ता के आगे अपना सर झुका लिया, मतलब सरेंडर कर दिया कि हुजूर हम हार मानते हैं। समझ आ रही है बात? लेकिन समुद्रगुप्ता ने भी बाद में बोल दिया कि ठीक है यार, तुम लोग ऐसे भी हार मान ही लिए हो तो जाओ दोबारा रूल करो, जिंदगी अपना दोबारा जी लो। कहने का मतलब समुद्रगुप्ता ने उस इलाका को अपने अंडर में लिया। मतलब वो जो 12 के 12 राजा थे वो सब अब काम करेंगे किसके अंदर में? समुद्रगुप्ता के अंदर में। एक बार फिर से समझाते हैं वाला पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पथ में 12 राजा थे, उन 12 के 12 राजा ने सरेंडर कर दिया, मतलब हार मान गए। वो समुद्रगुप्ता के आगे हार मान गए क्योंकि समुद्रगुप्ता बहुत पावरफुल राजा थे। वो हार मान गए, बोले हुजूर हम हार मानते हैं, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता ने क्या कहा? कहा कि देखो तुम लोग जिस जगह के राजा थे तुम लोग वहां के राजा रहोगे, लेकिन तुम लोगों को हमारे अंडर में रहना पड़ेगा। मतलब तुम लोग राजा तो रहोगे लेकिन तुम लोगों का भी हेड कौन होगा? हम होंगे, मतलब समुद्रगुप्ता होगा, ठीक है। तो ये बताया आपको यहाँ पे जा रहा है कि किस तना पावरफुल था हमारा समुद्रगुप्ता। समझ में आ रही है बात? और ये सब किसने लिखा है समुद्रगुप्ता के बारे में? हरीश सेना ने लिखा है, जो कि उनका एक मंत्री था, ठीक है, और बहुत बड़े पोइट भी थे। आगे बात करते हैं। उसके बाद सी नंबर में देखो, द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स लाइक असम, कोस्टल बंगाल, मतलब केवल आप बंगाल बोल सकते हैं, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना संघ। हाँ, गना संघा बताओ क्या था? गना संघा किसी को याद है? बता सकता है? बताओ। एक जंग था। अरे जंग नहीं था भाई, संघ था। गना संघा एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो मिलजुल के साथ में रहते थे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? नहीं याद आया? पीछे का नोट्स आप लोग पढ़ेंगे, याद आएगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को यदि याद है तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा कि गना संघा क्या था। वैसे हम एक बार फिर से बता देते हैं, गना संघा एक्चुअली क्या था? लोगों का ग्रुप तो था ना, इसके बारे में डिटेल आप जाके नोट्स में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, इन द नॉर्थ वेस्ट दे ब्राउड ट्रिब्यूट, फॉलोड समुद्रगुप्ताज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। देखो ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सी नंबर में लिखा हुआ था कि द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स लाइक असम, कोस्टल बंगाल मतलब बंगाल, नेपाल मतलब असम, बंगाल और नेपाल, यहाँ तक के इलाका में समुद्रगुप्ता का कंट्रोल था। मतलब कि असम, बंगाल, नेपाल, इन सब इलाका को समुद्रगुप्ता ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, मतलब जीत लिया था इन सभी इलाका को। यहाँ तक कि बहुत सारे गना संघा को भी अपने अंदर में कर लिया था। मतलब बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जो लोगों का ग्रुप था वो सब के सब लोग समुद्रगुप्ता को अपना राजा मानते थे। मतलब ये लोग भी समुद्रगुप्ता का रिस्पेक्ट करते थे कि समुद्रगुप्ता पावरफुल राजा है, ये हमारा महान राजा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कि कोई भी लोग गना संघा वाले, मतलब कि कोई भी गना संघा वाले या फिर किसी प्रकार के लोग यदि समुद्रगुप्ता से मिलने के लिए मिलने आते थे तो वो ट्रिब्यूट लेकर आते थे। ट्रिब्यूट का मतलब हो गया एक तरीके से गिफ्ट लेकर आते थे राजा के लिए, कि राजा से मिलने जा रहे हैं तो राजा साहब को ये गिफ्ट देंगे। और यहाँ पे राजा साहब कौन है?
समुद्रगुप्ता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोड समुद्रगुप्ताज ऑर्डर, और ये सभी लोग समुद्रगुप्ता के ऑर्डर को मानते थे, मतलब समुद्रगुप्ता जो बोलते थे इन लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि बहुत महान राजा थे ना ये। एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, यहाँ तक कि यदि समुद्रगुप्ता अपने दरबार में किसी प्रकार का फैसला सुनाते थे तो ये लोग भी जाकर वहां उसके फैसले को सुनते थे, डिस्कस करते थे कि आखिर समुद्रगुप्ता क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार का फैसला सुना रहे हैं, है ना, ये सब वहां पे होता था। आगे उसके बाद है द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड साकाज एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। कुशाना हो गया, साका हो गया, फिर से श्रीलंका के राजा हो गए, ये सभी के सभी लोग चाहते थे कि हमारी बेटी का शादी समुद्रगुप्ता के परिवार में हो जाए। ऐसा क्यों पता है, बताओ जरा जल्दी, इसके पीछे का रीजन। मतलब सुनो पहले, यहाँ पे बड़े बड़े राजा जैसे श्रीलंका के राजा हो गए, फिर से कुशाना हो गए, फिर से साका हो गया, यहाँ के अलग अलग प्रकार के जो राजा थे ये सब चाहते थे कि समुद्रगुप्ता के परिवार में हमारी बेटी का शादी हो जाए, या फिर समुद्रगुप्ता से हो जाए शादी तब तो और बढ़िया। क्यों चाहते थे, क्योंकि समुद्रगुप्ता के पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, और ये पावरफुल तो खैर शुरू से ही थे, तो कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का शादी उनके घर में हो, हर कोई चाहता था। तो बहुत अलग अलग प्रकार के राजा लोग चाहते थे कि हमारी बेटी का शादी समुद्रगुप्ता के परिवार में हो जाए, और यदि समुद्रगुप्ता से हो जाए तब तो और बढ़िया, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये 4 ऐसे अलग अलग प्रकार के राजा हैं, मतलब 4 अलग अलग जगह के राजा हैं बेसिकली, जिनके बारे में हरिसेना ने डिस्कस किया है, और उन चारों राजा के प्रति, चारों जगह के राजा के प्रति समुद्रगुप्ता का क्या विचार होता था वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा जेनियोलॉजीज, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी में आपको पता चलेगा कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था और कैसे हुआ था, ठीक है। सब कुछ इसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।